नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन दर्पण इस खास मंच पर। एपीएन दर्पण वो मंच जो आपको समाज का वो आईना दिखाएगा जो हूबहू है, बिल्कुल सच्चा, सटीक। सियासत का वो रूप दिखाएगा जिस रूप में सियासत आज आप सबके सामने है, हम सबके सामने है। तो एपीएन दर्पण की शुरुआत हमने उत्तराखंड से की है। इस कड़ी की पहली शुरुआत यहाँ से हो रही है और इस दर्पण में मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो थीम लिया है, जो जांचने की कोशिश की है, वो है विकास। एपीएन का टैगलाइन है खबर है तो दिखेगी, और कुछ इसी तर्ज पर एपीएन दर्पण का टैगलाइन है विकास है तो दिखेगा। किसी भी राज्य में यदि किसी भी नेता का सबसे ज़्यादा जोर आजकल है, जिसे आजकल कहा जा रहा है कि ये सियासी फैशन स्टेटमेंट है कि हम विकास करेंगे, लेकिन वाकई किस दल ने, किस नेता ने, किस मुख्यमंत्री ने कितना विकास किया है, किस राज्य में कितना विकास हुआ है, इसको कैसे मापा जाए और किन मूल्यों पर मापा जाए, किस पैमाने पर मापा जाए, इसकी कोशिश एपीएन दर्पण करेगा। और एपीएन दर्पण जो कि साफ तौर पर जिसका ऐलान है कि विकास है तो दिखेगा, आज उत्तराखंड में हम हैं और यहाँ पर विकास की कितनी बयार बही है, कितना दावा है वो सच्चा हुआ है, कितने वायदे हैं जो पूरे हुए हैं, ये सब कुछ हम जांचेंगे। और इसको जांचने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री के अलावा और सबसे मुफीद कौन सा शख्स हो सकता है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत करूँगी एपीएन दर्पण के इस खास मंच पर, और उनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का जो लेकर उनका जो विज़न है वो कहाँ तक पहुँचा है। और उसके साथ साथ चूँकि वो एक मजे हुए नेता हैं, उनसे 2019 की आहटें भी समझने की, इशारे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत करते हुए एपीएन दर्पण की इस खास कड़ी की शुरुआत तालियों के साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एक सबसे बड़ा सवाल जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे दिमाग में ये था कि आप जितने यंग हैं, युवा हैं, और जिस तरह से आपने इस देवभूमि जो सबसे प्राचीन राज्य है एक तरह से कहा जा सकता है, उसकी कमान, उसकी बागडोर आपने संभाली। एयरपोर्ट से लेकर इस वेन्यू तक के रास्ते में बहुत कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई दी जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हुआ है या रास्ते में है, विकास रास्ते में है। आप क्या कहेंगे, विकास अभी रास्ते में है? कितनी मंजिल आपके हिसाब से चल चुका है? राज्य निर्माण के 18 वर्ष हुए हैं और राज्य निर्माण के पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण था कि लखनऊ से उत्तराखंड बहुत दूर है, पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ के लोग बड़े सहज हैं। लखनऊ में ये प्रचलित था कि उत्तराखंड से कोई भी जब आता है, सचिवालय में आता है या मंत्रीगणों के पास या मुख्यमंत्री के पास, तो उनकी निजी डिमांड नहीं होती, उनकी डिमांड सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड राज्य के पीछे जो कॉन्सेप्ट था या भारतीय जनता पार्टी ने उसको अंगीकार किया था, ये था कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और इन सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड बनना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का यह भी मत था कि उत्तराखंड को केंद्र शासित बनाना चाहिए। नया स्टेट है, कुछ दिन अगर केंद्र शासित रहेगा तो उसको ज़्यादा
अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनको दिल्ली से उन पर इतनी निगाह रख पाना ये बहुत आसान नहीं था। और इसलिए दिल्ली ने निर्णय लिया कि इसको एक पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। राज्य का पिछड़ापन, यहाँ की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, लेकिन जो यहाँ की जो खासियत है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, यहाँ का जो मानव संसाधन है वो बड़ा श्रेष्ठ है। ये हमारी एक खास खासियत है जो हमको देश से बिल्कुल कुछ अलग महसूस कराती है। राज्य निर्माण के बाद ये तो मुझे निसंदेह कह सकता हूं कि लोगों की पहुंच ये आसान हुई है और प्रशासनिक जो पकड़ होनी चाहिए वो भी आसान हुई है। विकास की गति बहुत अच्छी रही है। हम अगर देश की तुलना में देखें तो आज पर कैपिटा इनकम में देश के जो गिने 3-4 राज्य हैं उनमें एक उत्तराखंड आता है। देश की जो औसत पर कैपिटा इनकम है वो 1,25,000 है और उत्तराखंड ने आज 1,90,000 क्रॉस किया है। पिछले 2 सालों में, 2 साल पहले जब हमने सरकार संभाली तो 1,61,000 थी, अगले वर्ष 1,76,000 हुई और आज 1,90,000 हुई है। जो भविष्य है, अभी इन्वेस्टर समिट हमने अक्टूबर 7-8 को किया था देहरादून में और अभी 4.25 महीना हुआ है। 13,000 करोड़ रुपया ग्राउंड हो चुका है इन 4.25 महीनों में। 300 करोड़ रुपया ये MSME में आया है। तो ये जो एक हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक ग्रोइंग स्टेट, फास्टली ग्रोइंग स्टेट है और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए आज जब हमने इन्वेस्टर समिट किया था डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से, तो यहाँ पर तमाम केवल भारत के नहीं, भारत के बाहर से भी लोग आए और उत्तराखंड ने उनको आकृष्ट किया है। तो मैं कह सकते हैं कि राज्य की जो आकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कह सकते हैं अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तुलना करें तो आज हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राउत साहब, ये एक जो बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टर समिट होता है, जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आते हैं, MOUs होते हैं, पर ग्राउंड पे बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं और वो बस साइन होता है और रह जाता है। आपने ऐसी कौन सी बूटी इन लोगों को दी कि इन्होंने यहाँ पर ही रहना उचित समझा? और जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे पैसे अभी आए हैं, MSME में भी बहुत पैसा आया है, आखिर ये कौन सी जड़ी बूटी है जिसमें अंबानीज को, अडानीज को और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को उत्तराखंड में भविष्य दिखने लगा? मैं आपको बताऊं कि हमारे लगभग 1,24,000 करोड़ के MOU हुए और 13,000 करोड़ से ज़्यादा के हमारे ग्राउंड पर आए हैं। हमने उनको एक तो उत्तराखंड की जो हमारे पास एक प्रकृति ने जो हमको दिया है, ये देवभूमि है और साथ में वीर भूमि है। तीसरी बात, यहाँ का जो मानव संसाधन है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। चौथी जो चीज़ है कि जो किसी भी उद्योग को चाहिए उसको कनेक्टिविटी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से, चाहे आज एयर कनेक्टिविटी है, आज देश के तमाम प्रमुख शहरों से उत्तराखंड जुड़ा है, गुवाहाटी तक जुड़ा है, कलकत्ता तक, अहमदाबाद, जयपुर, दक्षिण के नागपुर है, भोपाल है, कोयम्बटूर है, बेंगलुरु, मुंबई, अमृतसर, जम्मू, बनारस, ये सब आज एयर कनेक्टिविटी पर हैं, रेल की कनेक्टिविटी पर हैं। साथ ही जो रोड्स का है, रोड्स का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, जो स्किल्ड मैन पावर जो चाहिए उद्योगों के लिए, वो प्रचुर मात्रा में उत्तराखंड में है। हमारी जो मैन पावर है वो कंस्ट्रक्टिव है, विद्रोही नहीं है।
वो काम करने में विश्वास करती है। आज NIT हमारे पास है, CPET हमारे पास है, NLU हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम इसी वर्ष उसका भी कुछ दिनों में शिलान्यास करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तमाम हमारे पास हैं। तो जो एक किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। साथ ही इसके अलावा जो उत्तराखंड है वो एडवेंचर है। यहाँ पर जो परमात्मा का जो बड़ा आशीर्वाद है कि देवभूमि है ये, तो एक आप पैसे से समृद्धि तो ला सकते हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं ला सकते हैं। हैप्पीनेस जो होना चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, वो इस धरती में वो खासियत है कि वो संतुष्टि प्रदान करती है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, कोई वैज्ञानिक कोई बड़ा भारी शोध कार्य कर रहा होगा, कोई इंडस्ट्रिस्ट कोई बहुत बड़ा उद्योग लगा रहा होगा, कोई अभिनेता होगा बहुत अच्छी एक्टिंग करना चाहता होगा, बच्चे बहुत कुछ करने चाहते होंगे, खेल करना चाहते होंगे, लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है तो सब बेकार है। वो संतुष्टि यहाँ पर उत्तराखंड में वो ताकत है, इस भूमि में वो ताकत है। इन सब चीज़ों से हमने देश में और देश के बाहर हमने उनको अपनी बात कही, उन्होंने हमारी बात समझी। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब मिला था तो महेश भट्ट रोमानिया जा रहे थे एक शूटिंग के लिए, उनके छोटे भाई उसमें आए थे। तो मैंने उनको ऐसे हंसी मजाक में कहा, मैंने कहा कि रोमानिया भारत में भी है, आप वहाँ क्यों नहीं आते हैं, आप बाहर क्यों जाते हैं, अपने देश में पैसा लगाइए। तो कह लगे कहाँ रोमानिया है। मैंने कहा मेरा उत्तराखंड रोमानिया से कम नहीं है, आप यहाँ आइए तो सही। और वो यहाँ पर आए, पूरी टीम लेकर बाद में यहाँ पर आए और उन्होंने जो हमारा सीमांत गांव है माना, वहाँ पर उन्होंने शूटिंग के लिए तय किया। आखिरी गांव है बद्रीनाथ से आगे, उन्होंने त्रिजुगी नारायण में गए, केदारनाथ गए, ओली गए, पूरा ऋषिकेश, हमारी टिहरी की जो पूरा जो झील का एरिया है सब उन्होंने वहाँ भ्रमण किया। और उनको हमारी बात में कुछ वजन नजर आया और उन्होंने कहा हम यहाँ इस काम को करेंगे। आज अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, रजनीकांत आए, महेश बाबू आए, तमाम बड़े बड़े स्टार यहाँ पर शूटिंग के लिए आ रहे हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन की जरूरत है और उनको विश्वास दिलाने की जरूरत है कि भाई हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। आमतौर पे देखें, अगर हम आम भारतीयों की नज़र से अभी तक हमने जो उत्तराखंड को देखा है तो हमने ये समझा है कि टूरिज्म है यहाँ पर और भ्रमण के लिए आ सकते हैं, आप मंदिरों को घूमने के लिए आ सकते हैं। आपने जो बताया है इसके हिसाब से बहुत सारे और क्षेत्र हैं जिसको आप धीरे धीरे करके खोल रहे हैं और इससे हेल्थ इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स जो आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है त्रिवेंद्र जी की यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत हो, एम्स जैसे बड़ी बड़ी संस्थान हो। मैंने सुना है कि आपने इसके क्षेत्र में बहुत आगे कदम बढ़ाए हैं और इस पे ये तवज्जो है आपकी कि आप यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधा है उसको बढ़ाएं। क्या ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है सबसे ऊपर? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर स्वस्थ शरीर है तो उसी में स्वस्थ मन भी आवास करता है और स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो सब दिक्कतें हैं जी। और इसलिए हमने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पर रखा, चाहे डॉक्टर्स की नियुक्ति होंगी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो। आज हमारे 35 अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज, अब तो 2 हो गए, इनको हमने गवर्न कर दिया। टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी और टेली कार्डियोलॉजी, और हम बहुत जल्दी टेली पैथोलॉजी भी शुरू करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि उत्तराखंड राज्य की जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, कोई भी सरकार वो अपना प्रयास करती है, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर जाते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, वहाँ पर ठहरते नहीं हैं। हमने उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आज उन स्थानों पर हम अपोलो से उनको जोड़ा है। यहाँ तक कि जो हमारी टेली रेडियोलॉजी है वो यूके में भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ तक हमने उनसे हम कंसल्टेंसी लेते हैं। जो हमारे ब्लड बैंक हैं वो हमने सब कर दिए हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन है। एक तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमने छतरी दिया है पूरे उत्तराखंड को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, ऐसे 10 करोड़ परिवारों को
5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज दिया। उसमें उत्तराखंड के लगभग 5,37,000 परिवार कवर अप होते हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की जो हमारी पब्लिक है, ये ठीक है कि उत्तराखंड में भूखमरी नहीं है, उत्तराखंड में गरीबी का वो लेवल भी नहीं है कि जो मुझे देश में और जगह देखने को मिलता है। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ लोग बहुत संपन्न भी नहीं है। और जो एक जिसको हम एपीएल कहते हैं, एक फ्रैक्चर हो गया पैर में, दुर्घटनाएं होती हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो एक झटके में अंत्योदय की स्थिति में पहुंच जाता है। उसका सारा जो बैलेंस होता है, परिवार का जो बजट होता है, वो सारा गड़बड़ा जाता है। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड के हर परिवार को इस योजना से आच्छादित करेंगे। और इसलिए हमने उत्तराखंड को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना दी। और आज उत्तराखंड के हर परिवार को हमने 5 लाख रुपए सालाना का ये स्वास्थ्य की कवरेज में लिया है। तो उससे एक संतुष्टि है और मुझे लगता है कि ये अपने देश की सबसे बड़ी योजना है। और इससे लोगों का जो सुरक्षा का भाव है, एक भय होता था, कई बार हमने देखा कि महिलाओं ने गहने बेच दिए, खेत बेच दिए, भारी उस पर इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं अपने परिवार के, अपने बच्चे की, अपने पति की या अपने पत्नी की जान बचाने के लिए। मुझे लगता है कि इससे उनको थोड़ा सा उनको एक सुरक्षा का भाव उनके मन में आएगा। कैशलेस व्यवस्था है, किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनको जेब में अगर पैसा नहीं भी है तो वहीं पर अपना इलाज करा सकते हैं जो लिस्टेड अस्पताल हैं। तो उनको एक सुरक्षा का भाव और एक संतुष्टि का भाव उनके मन में जगह है। आईडीपीएल का जो मसला था, जिसमें आपने 950 एकड़ जमीन वापस लिया है सरकार से, और उसकी एक कहानी है लंबी, और एक मुख्यमंत्री को भी लड़ना पड़ता है किस तरह से व्यवस्था से, ये भी अपने आप में एक रोचक कहानी है। उसको लेकर आपके क्या विजन है? इतना आपने ले तो लिया है, लेकिन उसके आगे उसको कैसे आप डेवलप करने वाले हैं? क्या मिलने वाला है उससे राज्य को? क्योंकि ये आईडीपीएल की भूमि थी, ये लगभग 934 एकड़ भूमि है, ये गंगा जी के किनारे है। इस पर काफ़ी लंबे समय से हम लोगों की डिमांड थी कि ये भूमि जब फैक्ट्री नहीं चल रही है तो ये उत्तराखंड सरकार को मिलना चाहिए। और आज भारत सरकार ने उस पर अपनी हमको अधिकार दे दिया है। उस पर हमारी परिकल्पना जो है, एक तो हम चाहते हैं वहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये उत्तराखंड में बने, गंगा जी के किनारे बने। उसके अलावा वहाँ पर हम 100 एकड़ भूमि में जो आईटी से संबंधित कुछ उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और कुछ अन्य ऐसी एक्टिविटी जिस पर हम हाई एंड टूरिस्ट को वहाँ पर आमंत्रित कर सकें। उत्तराखंड में आज लगभग 4 करोड़ पर्यटक आते हैं, लेकिन जिस पर्यटक की हमको आवश्यकता है आज हमारी इकोनॉमी को जो एक बैकअप दे सकता है, उस तरह के पर्यटक की अपने यहाँ संख्या कम है, अभी बहुत कम संख्या है। विदेशी पर्यटक लगभग 20 लाख के करीब सालाना यहाँ पर आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी संख्या बढ़े और इसलिए उसके लिए हम पूरी प्लानिंग हमारी चल रही है। अभी 934 एकड़ आईडीपीएल की मिली है और हमारी कोशिश ऐसी है कि हम आने वाले साल भर में एक 4-5 हज़ार एकड़ भूमि का एक ऐसा लैंड बैंक हम राज्य में बनाएंगे। उस पर हमारा काम चल रहा है। मुझे लगता है कि हमको जनता का आशीर्वाद है तो निश्चित रूप से उसको भी हम प्राप्त करेंगे। लखवाड़ बांध भी क्या इसी सीरीज में हम माने कि लखवाड़ बांध को भी इसी? लखवाड़ बांध 42 वर्षों से ये परियोजना पर काम चल रहा है जी। इसके टेंडर भी हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इलेक्शन से पहले इसके टेंडर हो जाते थे, शिलान्यास भी हो जाता था। लेकिन जो उसकी जरूरत थी कि उस पर 7 राज्यों की सहमति, उस पर दूसरा ये कि जो फाइनेंस कमेटी है भारत सरकार की, उसकी सहमति हुई नहीं। टेंडर भी हो गए। तो इस तरह से एक तरह से छलावा जैसा हुआ जनता के साथ में। हमने आज उस सारे जो कमियां थी उसको दूर कर दिया है। रेणुका झील का भी कम कर दिया है, उसको दूर कर दिया है। उसका भी स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड का क्या हिस्सा होगा, हरियाणा का क्या होगा, हिमाचल का क्या होगा, बिजली पर किसका क्या अधिकार होगा। जो लखवाड़ की जो सबसे बड़ी जो खासियत है, उस पर बिजली हमको बहुत सस्ते दर पर मिलने वाली है। और किसाऊ में भी जो डिवीजन हुआ है, इसका रेट पहले 6 रुपया था पर यूनिट, आज ये 2 रुपये 36 पैसे पर यूनिट ये हमको मिलेगा।
इसकी जो खासियत है, जो हमने इसमें विशेष जो हमने काम किया, जो विशेष प्रयास किया, ये ऐसी परियोजना है जिनको हमको करोड़ों रुपए सालाना ये हमारी स्टेट को राजस्व मिलेगा और हमारे राज्य को जो ऊर्जा जो हम आज 1000 मेगावाट बाहर से खरीदते हैं, नेशनल ग्रिड से खरीदते हैं, वो भी हमारी धीरे धीरे वो कमी दूर हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो विलंबित थी जो परियोजनाएं, उसमें जो कमियां थी, छोटी छोटी कमियां कहीं, वो आज सारी दूर हुई हैं। और इसके लिए मैं माननीय गडकरी जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इसमें निर्णय लिए हैं। तो निर्णय तो उन्हीं को लेना था, हम तो अपनी राय व्यक्त कर सकते थे, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं, मैं निश्चित रूप से, आपने उसका सवाल पूछा है तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके माध्यम से। चलिए, गडकरी जी जरूर इस बात को सुन रहे होंगे और जितनी फाइल्स कम से कम उत्तराखंड के लिए हैं वो जल्दी जल्दी क्लियर होंगी। एक और बड़ा सवाल है सर, जब हम अब एकदम से मुहाने पर हैं 2019 चुनाव के भी, और उत्तराखंड से अभी हाल में जिस तरह की राज्यों में चुनाव हुए हैं और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, उसको लेकर एक खास तरह की निराशा क्या आपको लगता है कि है, या फिर उसको ये माना जाए कि वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, नए साल के साथ नया अध्याय शुरू हो चुका है? मैं मानता हूं कि वो एक छोटी सी असफलता है जी। और ये छोटी सी असफलता हमको बड़ी सफलता दिलाने वाली है। उत्तराखंड में जो भी चुनाव इस बीच में हैं, उत्तराखंड की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है। लोकल बॉडीज के चुनाव में विधानसभा में जहां 42% वोट पड़ा था, वहां इस हमको 46% वोट पड़ा है। जिला पंचायतों में कुछ जगहों पर चुनाव हुए जहां पर हम कभी नहीं जीते थे 47 के बाद, आज हम वहां पर चुनाव जीते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को आश्वस्त कर रहा हूं कि उत्तराखंड 2014 में 5 सीट लाया था, 2019 में फिर 5 लोकसभा की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगे। कौन सा डॉक्ट्राइन आप देने वाले हैं, कौन सी मेडिसिन है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जी उत्तराखंड का जो चिंतन उनके मस्तिष्क में है, जो उनके उत्तराखंड के बारे में जो विजन है, जो ऑल ओवर रोड उत्तराखंड को मिला है, जो रेलवे लाइन हमको ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जिस पर काम चालू हो गया, और उससे आगे हमारा जो सर्वेक्षण का काम है बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए और टनकपुर टू बागेश्वर के लिए, अभी 16,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इस पर है जो कर्णप्रयाग तक है। 46,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आगे होने वाला है। ऑल ओवर रोड उन्होंने दिया, लगभग 12,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस पर आएगा, आज चल रहा है, काम चल रहा है। अब ये उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद की सोच नहीं है। मुझे याद है 2001 में 14-15 मई की बात है, बद्रीनाथ में हमारी एक बैठक हुई थी बीजेपी की, और तभी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी थे। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, इन 4 धामों में दुनिया का 120 करोड़ हिंदू आना चाहता है, उसकी आस्था है, वो गंगा जल का एक आचमन लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो है ही नहीं। सड़कें अच्छी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, होटल्स नहीं है। ये उन्होंने तब ये बात कही थी, और जब आज उनको मौका मिला 2014 में, उन्होंने सब कुछ उत्तराखंड को दे दिया। और इसलिए उत्तराखंड की जनता ये बहुत अच्छी तरह से समझती है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से किस तरह का लगाव है। आज चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, सेना के मुखिया हों, आपके सिविल एविएशन में हों, तमाम जो निगम हैं उनमें हैं, आज उत्तराखंड के लोगों को एक विशेष स्थान मिला है, या ये उत्तराखंड के लोगों ने एक विशेष स्थान प्राप्त किया है अपने योग्यता के बल पर। ये उनको एक अवसर मिला है। तो इसको हर कोई समझता है कि मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इस राज्य का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल जी ने किया, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवार रहे हैं, तो काम यहाँ पर मोदी जी कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता का विश्वास, मैं कह सकता हूँ, कल रुद्रपुर में एक महारैली थी, जिस तरह वहाँ पर पब्लिक उमड़ी है, हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता का प्यार
मोदी जी के प्रति और बढ़ा है। बिल्कुल। जब जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं मुख्यमंत्री जी, हमेशा उन्होंने पानी, यहाँ के पानी और यहाँ की जवानी की बात की है। आप अगर आपके अपनी नज़रों से मैं देखूं तो पानी और जवानी के अलावा आप और कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसको आप देश के सामने रखना चाहेंगे उत्तराखंड की तरफ से? देखिए, उत्तराखंड में और विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि जो हमारा मैदानी भाग है ये लगभग इंडस्ट्री की दृष्टि से देखें हम तो सैचुरेशन पर आ गया है, लेकिन उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है हमने उस पर काम किया है। हमने ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना की है कि हमारे जो दूरस्थ गांव हैं वहां पर हमारे पास कुछ संसाधन ऐसे जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, जो हमारी नदियों में है, हमारे जंगलों में है, हमारे खेतों के किनारे है। कुछ ऐसा है कि जो हम परंपरागत रूप से अपने खेतों में कर रहे हैं, और कुछ ऐसा है कि जिसको हम कर सकते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से। और उस दृष्टि से हमने ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना दी और उस परिकल्पना पर आज काम हो रहा है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ चीड़ बड़ी मात्रा में है। पाइन हमारी आग का कारण बनता है, उसके कारण जन हानि होती है, धन हानि होती है। तमाम जो जीव जंतु हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है जब आगजनी होती है मई जून के महीने में। आज चीड़ पर अपने वैज्ञानिकों ने जो शोध कार्य किया, ये चीड़ हमारे को जो ऐसा लगता है कि ये विनाश का कारण है। अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी को सब लोग जानते हैं, तो अभी एक दिन राजभवन में चाय पर बैठे थे तो उन्होंने एक ही डिमांड किया कि इस चीड़ को खत्म करो। लेकिन चीड़ अब विनाश का नहीं, अब चीड़ उत्तराखंड के विकास का माध्यम बनेगी, ये मैं यहां पर कह रहा हूं। चीड़ पर जो रिसर्च हुई है, चीड़ से जो बाई प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो बहुत कीमती हैं और वो रोजगार देने में सक्षम है। अब हमने पाइन नीडल पॉलिसी राज्य में लाए, अभी कल ही हमने 50 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले, कल के अखबारों में विज्ञापित हुए हैं कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसका हम टर्पेन ऑयल उससे बनाएंगे, डीजल हम उससे बनाएंगे, और जो बायोमास जो बच जाएगा उससे हम बिजली बनाएंगे। टर्पेन ऑयल जब चीड़ की पत्तियों में से अलग हो जाएगा तो उससे पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का बन सकता है। और 50 करोड़ के टेंडर हमने कल ही निकाले। ये नई चीज उत्तराखंड में इसकी एक शुरुआत हुई है। सोलर पर 200 करोड़ के टेंडर हमने परसों निकाले हैं और हमने कुछ नीतिगत परिवर्तन किए हैं। खेत बंजर पड़े हुए हैं, इन खेतों पर हमने परमिट किया है कि आप उस पर सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसके भी 200 करोड़ के टेंडर हमने भी 2 दिन पहले निकाले हैं। तो ये नया फील्ड है और ये सब पहाड़ों के लिए जो हमने 1,24,000 करोड़ के जो एमओयू साइन किए, उसमें से 40,000 करोड़ के एमओयू ऐसे हैं कि जो पहाड़ों के लिए हैं, पर्यटन के लिए हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए हैं, ये जो ग्रोथ सेंटर्स के लिए हैं, आपका पाइन नीडल्स के लिए हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये होगा। तो जो राज्य बनाने के पीछे जो ये दूरस्थ क्षेत्र जो पर्वतीय भूभाग है उसके डेवलपमेंट की जो सोच थी, मुझे लगता है कि उसको साकार होने का समय आया है। धीरे धीरे अभी ये वक्त आ रहा है। लेकिन जैसे आपकी अगर मैं बातें सुनूं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सहज तरीके से आप बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस सियासत और सत्ता दोनों ही इतनी आसानी से तो नहीं चलती। कहीं कोई हर्डल जहां आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे जहां आप फंस जाते हैं, कहीं कोई पेच जहां पे जो आप सुलझाने की कोशिश में अभी लगे हुए हैं? ऐसा है कि मेरा ये सोचना है कि दिल्ली में खूब पेच दिख रहा है हम लोगों को, इसलिए यहाँ पे पेच है नहीं है। इंदिरा हृदय जी भी बैठी है, इसलिए ये पेच समझना ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो तो हमारी बहन भी है जी। लेकिन मेरा एक बहुत ही साधारण सोच है जी, बहुत सिंपल सोच है कि जो अच्छा लगे इससे पूछो, इससे मत पूछो। ये कहे कि ठीक है तो कर डालो उसको। तो कोई पेंच ऐसा नहीं अभी तक कि जो आड़े आया हो। जो अच्छा लगता है उसको बेझिझक करते हैं, उस पर हम किसी तरह की चिंता नहीं करते हैं। परिणाम अच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि इस समय किसी को कोई चीज ठीक न लगे, लेकिन आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम होने वाले हैं। अगर हम
इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो फिर कोई हिचक नहीं होती है और उत्तराखंड में भरपूर सहयोग हमको मिलता है। उत्तराखंड की जनता ने इतना भारी बहुमत अगर हमारे पक्ष में दिया है, भाजपा के पक्ष में दिया है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं, हर किसी की सोच ये दूरदृष्टि नहीं हो सकती है जी। हमने देखिए कुछ काम किए। रिस्पना नदी है देहरादून की, ऋषिपर्णा, तो हमने उसको नाम दिया रिस्पना टू ऋषिपर्णा, मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा। ऋषिपर्णा में पानी था, रिस्पना आज ड्राई है, तो हम इसको फिर ऋषिपर्णा बनाएंगे। कुमाऊं की लाइफ लाइन है कोसी नदी, जो कौसानी से निकलती है। उसमें 48 सोर्स हुआ करते थे कभी पानी के, आज 8 रह गए हैं, 40 सोर्स सूख गए हैं। इनको रिजुविनेशन का हमने और जन सहयोग लिया हमने इसमें। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि ये सरकारी प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए, इसमें आबाल वृद्ध इसमें सहयोग करें, उनको ये लगे कि हमारा प्रोग्राम है ये, उस पर हम काम कर रहे हैं। और मैंने देहरादून की जनता को आश्वस्त किया कि हम 2 साल में रिस्पना को पुनर्जीवित कर देंगे, जिसमें आज पानी नहीं है। दूसरी चीज, हम देहरादून को 24/7 ग्रेविटी वाटर देंगे। 3 योजनाएं हम देहरादून के लिए जो दूरगामी हैं, 3 योजनाएं हम देहरादून में, एक का पर काम चालू हो गया है, वो सूर्यधार परियोजना, एक सौंग का है, थोड़ा बहुत उसमें अभी हर्डल्स हैं, उनको दूर करना है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं है। और एक मलढूंग परियोजना इधर, उसी तरह से नैनीताल में जमरानी बांध परियोजना है, उसमें भी अभी तक टेक्निकल जो रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी, जो उसकी संस्तुति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी 3 दिन पहले उस पर भी संस्तुति मिल गई है। इवन जो पंचेश्वर बांध जो बनेगा भविष्य में 12-15 साल लगेंगे, उसमें भी हमने कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि हम उधम सिंह नगर और जो चंपावत का तराई का भाग है, उसको पूरा ग्रेविटी वाटर देंगे। यानी कि हम पूरी तराई को, जो हम जमीन के अंदर से पानी खींचते तो जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पानी जाए, हम इसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि जहां पर भी ग्रेविटी वाटर दिया जा सकता है, हमारा कोटद्वार है, खो नदी बगल में बहती है, पानी सब बेकार जा रहा है, तो हमने कॉन्सेप्ट दिया कि वाटर कॉर्पस, जैसे हम पैसा कोई इकट्ठा करते, कोई संस्थाएं संचालित करते हैं, तो हम जो मूलधन है उसको नहीं छेड़ते, हम केवल जो इंटरेस्ट है उससे अपनी संस्था को संचालित करते हैं। ऐसे ही वाटर कॉर्पस है कि हमारा जो पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो बना रहे, और हम वर्षा का इतना पानी इकट्ठा कर लें कि उसको हम पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उसका अगर हम इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूं कि ये जो लंबी सोच, जो मैंने कहा कि कुछ हम भविष्य की सोच के आधार पर जो काम कर रहे हैं, ये हमारे कुछ सोच है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और 1-2 साल में उसके परिणाम भी आएंगे। तो मोदी जी ने तो 2024 तक की ताकीद की थी अपने लिए, आप क्या आने वाले 15-20 सालों तक अपने लिए ताकीद कर रहे हैं? जिस तरह की सोच है आपकी, क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही हम? मेरी सोच तो केवल इतनी है जी कि हम अच्छा काम करें, लोगों को अच्छा लगे जी। राजनीति की जो कोठरी है उसमें से साफ सुथरे बाहर निकल जाएं, बस इतनी सोच है। इसके अलावा जब साफ सुथरी और खूबसूरती की बात चल रही है रावत जी, तो नदियों का जो किनारा है, रिवर फ्रंट्स हैं, उसको खूबसूरत बनाने का आपने बहुत अच्छी पहल की है। उस योजना को किस तरह से हम, जो आम पर्यटक है, वो कैसे समझे? अब अगर एक आम पर्यटक जो उत्तराखंड में आता है, वो क्या नयापन देखेगा रिवर फ्रंट्स को लेके? देखिए, रिवर फ्रंट को देख करके मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो नमामि गंगे मंत्रालय है, उसके द्वारा जो गंगा नदी है उसके बहुत अच्छा उस पर काम हुआ है। लगभग 66 परियोजनाएं हमारी हैं, जिनमें से 45 कंप्लीट हो गई हैं। कुछ इस मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसी में रिस्पना, जो देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां हैं, इसके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट स्वीकार हुए हैं। ऐसी जो कोसी नदी है उसके लिए भी स्वीकार, भारत सरकार ने कुछ मदद हमको किया है। नदी यानी जल और हवा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ऐसे जीवन देने वाली चीजें हैं कि हवा शुद्ध रहे, नदियों का पानी शुद्ध रहे। सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, बहुत बड़ा बजट
20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट भारत सरकार ने इसमें केवल गंगा जी के उद्धार के लिए दिया है, उसकी निर्मलता के लिए दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्वच्छता है, चाहे जल की स्वच्छता हो, चाहे हवा की स्वच्छता हो, इसमें आम नागरिक को अपनी सहभागिता निभानी होगी। जब आम नागरिक, माना अभी झाड़ू मार के कोई चला गया, पीछे से कोई जाए वहां पर केले का छिलका डाल दे, इसलिए आम नागरिक और जो सिविक सेंस है उसको डेवलप करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नदियों के तटबंध हों, चाहे हमारे घर हों, घर के सब लोग अगर उसमें सहयोग करेंगे तो घर साफ सुथरा रहेगा। हमारी नदियां हैं, हमारे शहर हैं, सब लोग उसमें अपने अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है तभी उनको साफ सुथरा रखा जा सकता है। वाकई ये देवभूमि की तरह से दिखेगा। एक और सवाल है, खासकर जब भी उत्तराखंड में विकास की बात होती है तो एक आम भारतीय में या एक आम जागरूक इंसान में एक डर होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो पर्यावरण के खिलाफ हो जाए। कुछ पेड़ कटने की बात होती है, एनजीटी में केसेज आ जाते हैं, फिर भी उस संतुलन को आप कैसे बना पाते हैं, विकास भी और पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं? देखिए, उसके लिए एनजीटी के मानक हैं और उन मानकों का हम पूरा अनुपालन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण करते हुए डेवलपमेंट, विकास, सामान्यतः जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और पर्यावरण की शुद्धता की बात करते हैं तो थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। दुधारी तलवार है ये, एक साथ चलना। जी, विरोधाभासी सा लगता है कि जो डेवलपमेंट है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने उसके कुछ मानक निर्धारित किए हैं कि ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे, कम से कम नुकसान हो और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हम विकास करें। जैसे कर्णप्रयाग के लिए रेल लाइन बिछ रही है तो उसमें इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है। 10 गुना पेड़ लगेंगे जितने कटेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी ताकि जो डीजल का जो प्रदूषण है वो न हो। साफ सफाई का, इन सारी चीज़ों का उसमें विशेष ध्यान रखा गया है। जो ऑल ओवर रोड बन रहा है उसमें भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने उसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसके टेरिन के हिसाब से बनाया है, वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से बनाया है कि कहाँ पर औषधीय पौधे लग सकते हैं, कहाँ पर जड़ी बूटी लग सकती है, कहाँ ऑर्नामेंटल लग सकते हैं, कहाँ इमारती लग सकते हैं। इन सब चीज़ों का पूरा प्रोजेक्ट गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है विशेषज्ञों ने। तो मुझे लगता है कि जब विशेषज्ञ कोई उनकी राय से कोई हम लोग काम करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। तो पर्यावरण का संरक्षण, जो मैंने कहा कि हवा की शुद्धता और जल की शुद्धता, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। तो उसका संरक्षण करते हुए ये सारे काम उसकी पूरी कोशिश यहाँ पे हो रही है। विशेषज्ञता की बात चल रही है तो आप जैसा विशेषज्ञ, खासकर राजनीतिक विशेषज्ञ बहुत कम हुए बीजेपी के अंदर भी, मैं कहूँगी, जिसकी समझ अन्य राज्यों की भी बहुत ज़्यादा है, झारखंड की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की। कहाँ पा रहे हैं आप पार्टी को 2019 के मुहाने पर? देखिए, अभूतपूर्व काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। चाहे तकनीकी रूप से देखें, देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, या वैज्ञानिक क्षेत्र हम जिसको कहते हैं उसके आधार उस आधार पर हम देखें, आर्थिक स्तर पर हम देखें, आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है आज कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। महंगाई का जो लेवल आज से 5 साल पहले 10.2 था, आज वो 4.8 रह गया है। महंगाई पूरी तरह, पहले बोलते थे कि महंगाई कमर तोड़ रही है, आज महंगाई की कमर तोड़ दी गई है। चाहे किसान हो, चाहे कामगार हो, चाहे कर्मचारी हो, हर किसी के लिए, चाहे छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए हो, हर किसी के लिए इन 4.5-5 सालों में बेहतर काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी का स्वयं जो सीधा जो संबंध है, सीधा जो संपर्क है, यहाँ तक उन्होंने बच्चों के एग्जामिनेशन में उनको किसी तरह की टेंशन न हो, उनका भी ख्याल किया है। उनसे भी सीधा सीधा उन्होंने बातचीत किया है, किसानों से उन्होंने बातचीत किया है। हर किसी के लिए उन्होंने इन 4.5 वर्षों में काम किया है। जो उन्होंने कहा कि 2022 का जो भारत होगा वो नया भारत होगा।
यानी कि हर किसी के पास अपना घर होगा, उसमें टॉयलेट होगा, उसमें बिजली होगी, उसमें पानी की व्यवस्था होगी। ये कितना दुर्भाग्य है देश का कि देश 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है और देश में सबके पास अपना घर नहीं है। जिस तरह से उन्होंने उस तबके तक पहुंचने का काम किया और उनके लिए केवल एक थ्योरी नहीं दी है, बल्कि उनके लिए 9 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं साहब, 9 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाए हैं। बिना पैसे वाले का खाता खोल दिया और उसमें करोड़ों रुपए आ गया। जो सिराहने के नीचे रहता था किसी व्यापारी के पास या किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास दे देते मजदूर, आज जो पैसा अकाउंट में आया है वो पैसा जो डेड मनी होती थी आज वो देश के डेवलपमेंट में लग रही है। आज एक मजदूर का पैसा भी देश के विकास में अपना योगदान कर रहा है। तो ये जो ये जमीनी सोच है, उस लाभ मिलेगा आपको, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज उनके सामने कौन सा व्यक्तित्व है देश में? कोई सामने ठहर कौन सा रहा है? और ये देश की जनता ये बहुत अच्छी तरह समझती है। देश की सेनाओं को मजबूत करने का काम, राफेल जैसे लड़ाकू विमान खरीदे हैं, चिनूक जैसे यहाँ पर खरीदे गए हैं, आज मेक इन इंडिया के तहत टैंकर भारत में बन रहे हैं। तो जो जिस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश उस जरूरत को समझता है और देश उनको पुनः एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। जी, लेकिन सलाह क्या होगी आपके कार्यकर्ताओं के लिए कि किस तरह की बहुत सारे ऐसी बातें भी हैं, राव जी सियासत है तो बहुत सारे विवाद भी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जवाब विपक्ष चाह रहा है, जिसका जवाब विपक्ष मुद्दे जिसको बना रहा है, आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से उसको निपटा जाए? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आलोचनाओं पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बैठक हम लोगों की दिल्ली में हुई थी जी। उन्होंने एक बात कही थी कि देखो, देश की जनता के सामने जब हम वोट मांगने के लिए गए तो हमने कहा कि देश में हर रोज एक भ्रष्टाचार की खबर आ रही है और देश की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको समर्थन दिया है और जितना मांगा उससे अधिक दिया है। शायद हम और मांगते तो और ज्यादा मिलता। देश की जनता देने को तैयार है, लेकिन अब हमको इस बात की गारंटी देनी है कि हम पर कोई भी ऐसा लांछन न लगे कि हमने कहीं पर भ्रष्टाचार किया है, कहीं पर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। ये इस गारंटी के साथ हमको इस सरकार चलानी है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है बिल्कुल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला कार्यकाल है, जो कोई भी लांछन नहीं लगा है। लांछन लगाना अलग चीज, आरोप लगते हैं, लेकिन आज पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो राफेल जो रट रहे हैं, उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई सामने रखी और इनका कहना था कि कैग की रिपोर्ट सामने रखना चाहिए। कैग ने भी कल कह दिया है कि 2.86% कम पर राफेल का सौदा हुआ है, सरकारों के बीच में हुआ है। मैं समझता हूं कि देश की जनता इन सब चीजों को समझती है और इसलिए मोदी सरकार जहां अपनी उपलब्धियों के साथ और जो वायदा जनता के साथ किया था, उस वायदे के साथ फिर जनता के बीच में जाएगी। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज की तारीख की बात करें त्रिवेंद्र सिंह जी, तो पूरा देश उबल रहा है जिस तरह से पुलवामा में घटना हुई है। और एक सुर में यदि पूछा जाए, इस वक्त यदि कोई मैंडेट लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसका एक कड़ा जवाब देश के लोग चाह रहे हैं। उत्तराखंड की भूमि जवानों की भूमि है, वीरों की भूमि है। आप इस पूरी घटना का जवाब किस तरह से सोच रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कितना आप व्यथित हैं? जाहिर सी बात है कि आप व्यथित हैं, लेकिन किस तरह से इस तरह की कायराना चीजों से निपटा जाए? देखिए, एक बहुत ही गंभीर सवाल है ये। कुछ बातें नहीं बोली जा सकती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर आज नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। कश्मीर के अंदर भी अगर हम देखें तो वहां पर हर साल 40-50 नौजवान मिसिंग हैं, इस तरह की खबरें आती थी। और मिसिंग का मतलब वो पाकिस्तान चले गए, वो आतंकवादी कैंपों में चले गए, ये होता था। आज ये 4-5 पर आ गया है।
तो मुझे लगता है कि पुलवामा में कल जो कुछ भी हुआ, या ये दिया बुझने से पहले का संकेत है। ये दिया बुझने से पहले का संकेत है। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, उन पर हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए। उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारी एक नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पुलवामा का जिस भाषा में, जिस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, वो समय की इंतजारी करना चाहिए, उनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे सवाल आम लोगों के भी हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनके बीच में भी हैं। जरूर मैं चाहूंगी कि दर्शकों का एक तो सवाल लिया जाए। नमस्कार। नमस्कार। उत्तराखंड को एक वक्त में ये माना जाता था कि ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी से चलने वाला राज्य है, लेकिन आज उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है कि मनी ऑर्डर उत्तराखंड में आने के बजाय उत्तराखंड से मनी ऑर्डर बाहर ज़्यादा जाने लगे। इस राज्य की जो स्थापना हुई थी वो पहाड़ी राज्य के तौर पर हुई थी। जो विकास का हमारा जो मॉडल है, क्या आपको लगता है कि वो मॉडल वाकई में हमारी जो पहाड़ी राज्य की अवधारणा है उसकी तरफ जा रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और शायद आपको संतुष्टि भी होगी। मैंने अभी बताया कि 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो पहाड़ों में है। हमको प्रकृति ने जो दिया है उसको पहचानने की कोशिश की है इस सरकार ने। चाहे ग्रोथ सेंटर हो, चाहे चीड़ वाला मसला हो, कि चीड़ के जो प्रोडक्ट हैं, 143 प्रोडक्ट हैं चीड़ के, उसकी पत्ती से लेके, उसके छिलकों से लेकर के, और उसके अंदर जो रेजिन है, लीसा है, उन सब से 143 किस्म के प्रोडक्ट हैं। और जो बहुत अच्छा हमको राजस्व दे सकते हैं। अभी बागेश्वर में एक फैक्ट्री अभी हमने इन्वेस्टर समिट में वो लोग आए थे, वो संचालित हो गई है। मैं उसका उद्घाटन करने भी गया था। जो बातें मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो प्रत्यक्ष जो चीज़ें की हैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। जो फिल्मों की दृष्टि, शूटिंग की दृष्टि से हमने उत्तराखंड को जो शूटिंग शुल्क है उससे मुक्त किया है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। फिल्म पर जितना खर्चा होता है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। 10,000 रुपया रोज का मिलता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक मैसेज होता है। हमको फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिला। एक फिल्म की शूटिंग हुई टेहरी में, 65 दिन तक धनोल्टी से लेकर टेहरी का हर होटल बुक था। आज उसके बाद जो बड़े बैनर की फिल्में हैं, मैंने पहले ही बताया कि रजनीकांत यहाँ पर आ गए, महेश बाबू यहाँ पर शूट करने वाले हैं, राजा मौली यहाँ पर लोकेशन देख गए हैं। अभी अमिताभ बच्चन यहाँ पर 35 दिन के लिए शूटिंग करने के लिए अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर आने वाले हैं। आज जो बड़े बड़े बैनर हैं उससे एक स्वरोजगार जनरेट होगा, कुछ होगा। तो मुझे ये जो मॉडल हमने प्रदेश को दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे राज्य का जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा। मुझे पता है कि हमारी उधम सिंह नगर की पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा इनकम है, लेकिन सबसे कम बागेश्वर की है। तो हमको बागेश्वर में क्या हो सकता है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम हमको वहाँ की बढ़ानी है। स्टेट की बढ़ गई है, लेकिन अब हमको जो हमारे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बढ़ानी है। तो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है उसको हमको बेहतर इस्तेमाल करना होगा। यानी पूरा फोकस पहाड़ पर है। पहाड़ के अलावा एक बहुत देर से मैं देख रही हूँ त्रिवेंद्र जी की इतनी ऊर्जा लाते कहाँ से हैं? क्या ये पहाड़ी होने की वजह से इतनी ऊर्जा है? इतना काम करने की ऊर्जा बिना थके हुए आता कहाँ से है? देखिए, जो अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य भगवान है। वो सबसे उत्तराखंड को सर्वाधिक मिलता है, पहाड़ों को सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी जो पहाड़ की जो जियोग्राफी है, पहाड़ का जो टेरिन है, ये मजबूत करता चला जाता है। और आध्यात्मिक जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमारे देवस्थान हमको देते हैं। और इसलिए यहाँ पर दैवीय भी और मानवीय भी
ऊर्जा यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। ऊर्जा लेने के लिए दुनिया यहाँ पर आती है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर ऊर्जा ग्रहण की और सारी दुनिया को बांटी। फिर वो सारी दुनिया को बांटते हैं। जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने दुनिया को जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो विज्ञान उन्होंने दिया, वो दुनिया को उन्होंने बांटा है। और इसलिए उत्तराखंड का आदमी तो हर समय एनर्जाइज है। अब हमारी दीदी हैं, देखिए अब 1974 से विधान परिषद और विधानसभा और सब जगह छाई हुई है। अब देखिए आप, तो सब ऊर्जा का भंडार है उत्तराखंड। यानी पक्ष भी ऊर्जावान है और विपक्ष भी उतना ही बिल्कुल निश्चित ऊर्जावान रूप है। से विपक्ष ऊर्जावान होता है तो तभी पक्ष ज्यादा ऊर्जा उसमें आती है। विपक्ष तो ऊर्जा देता है पक्ष, सत्ता पक्ष को, तो आप ऊर्जा दे रही हैं हमको। ये मेरे ख्याल से ये सब चीजें जरूरी है केंद्र को भी सीखना। बहरहाल इस 2019 के चुनाव में जैसा कि आपने कहा है कि इसमें भी सफलता आपको मिलेगी और आने वाले वक्त में उत्तराखंड को आप नए विकास के मंजिलों तक लेके जाएंगे, इस उम्मीद के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपकी। बहुत नमस्कार। त्रिवेंद्र सिंह रावत के दावे आपने देखे, इरादे भी देखे और इस बात के वायदे भी देखे कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड की तस्वीर क्या होगी। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड आने वाले दिनों में बीजेपी का भविष्य भी तय कर सकता है। और बीजेपी के भविष्य को लेकर यदि सबसे ज़्यादा कोई संशंकित है तो वो है विपक्ष। यहाँ पर भी विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश हमारे साथ मौजूद हैं। इंदिरा जी को बुलाती हूँ। एक लंबी परंपरा की राजनेता हैं वो। उत्तराखंड को तब से देखा है उन्होंने जब से उत्तराखंड का जन्म हुआ है और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के बनने की कहानी इंदिरा हृदयेश के दिल में है। और ख़ुद एक स्त्री हैं तो उनका संघर्ष भी एक अलग तरह का रहा है, उनका नज़रिया भी एक अलग तरह का रहा है इस सरकार के बारे में और अपनी सरकार के बारे में। उनका क्या कहना है, आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य किस ओर जाएगा, इसका भी इशारा इंदिरा हृदयेश से लेंगे। तो आप स्वागत करते हैं इंदिरा जी का। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका एपीएन दर्पण में। एपीएन दर्पण एक ऐसा कार्यक्रम मैम जिसमें हम वही दिखाएंगे जो वास्तविक तस्वीर है। दर्पण जैसे वास्तविकता दिखाता है वैसे बिना लाग लपेट के साफ तौर पर साफ तस्वीर। और आपसे ज़्यादा राज्य की साफ तस्वीर और कौन इस वक्त दिखा सकता है। अब सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि जिस तरह से आप तो वो नेता हैं जिसने इस राज्य को जन्मते, बढ़ते, पलते देखा है, आज की तारीख में आज से पूछूं कितनी संतुष्ट हैं आप यहाँ के विकास से? देखिए, अभी अभी मुख्यमंत्री जी के विचार मैं भी सुन रही थी, सदन में भी और सदन के बाहर भी जी, और आपके चैनल पर भी। सच ये है जैसा उन्होंने भी खुद कहा, मैं 1974 से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में रही हूँ जी। 24 वर्ष उत्तर प्रदेश में और लगभग 15 वर्ष यहाँ हो जाएंगे। इस कार्यकाल में बहुत सभी तरह की सरकारें आई, ऐसा नहीं केवल कांग्रेस की थी, बीजेपी की भी रही, समाजवादी पार्टी की भी रही, बहुजन समाज पार्टी की भी रही। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री आता है वो प्रयास करता है कि वो राज्य को आगे बढ़ाए, उसे यश प्राप्त हो। पर इसका निर्णय जनता सही करती है। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी नमामि गंगे योजना, दिन भर पार्लियामेंट से लेकर और राज्यों के असेंबली में बहस होती है। गंगा कितनी स्वच्छ हुई, महाराज जी भी सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी नमन करके बोल रही हूँ कि गंगा कितनी स्वच्छ हुई। हरिद्वार में भी गंगा है, हमारे से ही गंगा निकलती गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलते निकलते वो यहीं आकर कितनी गंदी हो जाती। मेरे ख्याल अरबों करोड़ों रुपए, मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो चुका, जिसमें नीयत किसी की भी खराब नहीं थी, लेकिन सिस्टम से गंगा साफ नहीं हुई। नीयत अच्छी हो सकती है, हम दुनिया के देशों में जाते हैं, मैं तो इजिप्ट से नील नदी निकलती है, तो मेरे पास साथ एम्बेसी की एक लड़की थी, मैंने कहा इसमें कूड़ा डाल सकते हैं, उसने कहा जी नहीं। मैंने कहा कैसे पता चलेगा, बोले तुरंत कैमरे में आ जाएगा। वो कच्ची सी जगह थी, लेकिन वहाँ बहती हुई नदी में भी कूड़ा नहीं फेंक सकते थे। हम इतनी बड़ी गंगा को, जो गंगा सागर तक जाकर मिलती है, उसके साफ का संकल्प लें तो मुझे अच्छा लगा। दुनिया के देशों में समुद्र को भी साफ रखते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया का एक समुद्र जो मशहूर है इस बात के लिए, वो अपना वो घुमाते थे, कोई कंकड़ हो उसमें चिपक जाएगा चुंबक की तरह,
लेकिन हम एक नदी नहीं, किसी भी, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, सरस्वती हो, जो भी हो, हम साफ नहीं कर पाए। और मुझे शक है, इसके लिए राजनीतिक दृष्टि से दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम से आप पूरा नहीं करा पाते हैं। ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह होती है, पॉलिटिकल विल अपनी जगह। पर इंदिरा जी, यही तो आरोप है कि उस सिस्टम के सबसे बड़ा हिस्सेदार तो आप लोग स्वयं रहे हैं। नहीं, हमें नहीं इसमें कोई स्वीकार करने में दिक्कत है, पर हमने नमामि गंगा का नारा नहीं दिया था जी। अंतर इतना है, हमने जिसने नारा दिया उनकी जिम्मेदारी इसे पूरा करें, वो नहीं हो रहा है पूरा। और एक गंगा ही क्यों, अभी रिस्पना नदी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से भी कहा, अच्छी बात है उनकी भावना, हम भी चाहेंगे कि देहरादून के अंदर जो नदी बहती वो सुंदर हो जाए, सुंदर दिखाई दे, पानी भी हो उसमें, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी शुरुआत भी मुझे नहीं दिखाई दे रही, मैं बारीक आंखों से भी देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो हम नियत में हम किसी की शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जब काम नहीं उतरता है तो जनता को निराशा होती है। जैसे जी, इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, इसी उत्तराखंड नहीं पूरे देश भर में युवा बेरोजगार है। भारत सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे जी, तो 5 वर्ष में 10 करोड़ हो जाती। अरे 10 करोड़ की आधी भी मिल जाती। हमारे ही राज्य में स्वयं हम भी सरकार में रहे हैं, रिक्तियां हैं, भारी रिक्तियां हैं। हम जो वर्ग गौ है जिसमें क्लास 3 के लिपिक आदि की नियुक्ति आती, हम उसे भी नहीं भर पा रहे हैं और रिक्तियों को की अधिसूचना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सैलरी देनी पड़ेगी। आज भी ये तो डबल इंजन सरकार है और मैं वित्त मंत्री रही हूँ, मेरे सहयोगी समकक्ष मेरे छोटे भाई इस समय वित्त मंत्री जिन्हें मैं रोज फोन करती हूँ कि भाई सैलरी देना कमिटेड एक्सपेंडिचर है, यानी कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं फाइनेंस में जो करने ही होते हैं, हम सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो उनने मुझसे 1-2 उदाहरण दिए। मैंने कहा यहाँ के नर्सिंग कॉलेज में 1 वर्ष से तनख्वाह नहीं मिली। खैर मेरे कहने के 3 महीने बाद जो भी किया होगा, मैं वित्त सचिव को भी फोन करती हूँ कि भाई तुम मेरे भी वित्त सचिव थे, इनके भी थे, हम पर सिंगल इंजन था, ये ट्रिपल इंजन में चल रहा है, सैलरी क्यों नहीं बच रही है? तो वो हंस देता है, क्योंकि हो सकता है फोन पर बात करने में वो संकोच करता हो। इतनी मुझे भी फुर्सत नहीं मिली कि उसे बुला के पूछूं। मैंने कहा भाई हम तो सैलरी दे रहे थे, तुम कहाँ फेल हो? अब हो सकता है उसके मन में बहुत सारी बातें, लेकिन मैं व्यक्तिगत बिठाकर पूछ नहीं पाई। तो जब बहुत अच्छा लगता है कि हम बड़ी बड़ी इमेजिनेशन, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें बताएं। बड़ा अच्छा बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, उन्हें बड़ी बधाई। लेकिन भैया जमीन पर उतर जाए, हमारी मांग ये है। नियत और वास्तविकता के बीच के जो अंतर है वो कमी कहाँ पाती हैं आप? क्या आपको लगता है अगर आप मुझसे कहें हवाई वादे ज्यादा करने लगी? जैसे मैं स्वयं रही और यहाँ के जो लोग होंगे देहरादून से, मेरे पास PWD जैसा डिपार्टमेंट था जिसमें न मेरे यहाँ पर ठेका लेता था, मैं खुद जानती थी। बस सड़कों का निर्माण उसी समय नारायण दत्त तिवारी की सरकार में मैंने किया, इसलिए क्या रुपया भी मिलता रहा, मैं कमिटेड सी थी उसके प्रति। सारी सड़कें टूटी हुई है भाई। कहाँ गडकरी जी की? मैं गडकरी जी को जितना पढ़कर जानकर देखा कि वो अच्छे काम करने वाले। अरे हम देहरादून से हरिद्वार तक नहीं आ सकते, हरिद्वार तक नहीं पहुंच पाते, सालों हो गए। एक ठेकेदार बदल दिया, सुना दूसरा ठेकेदार बदल दिया, सड़क नहीं बन रही है। अरे भाई क्या करोगे? हम देख रहे हैं सीमेंट की सड़कें बना रहे हैं, पहली बार ही बनाई उन्होंने, सीमेंट की सड़कें बना रही, पैसा ज़्यादा लग रहा, बुरी बात नहीं है, बनाए। आपकी नीयत बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन कहाँ है वो मशीनरी? काम नहीं हो रहा है, धक्के खाते होते हैं। मैं ट्रेन से जाती हूँ, मैं कार से नहीं जाती हूँ कि अब अपनी इतने 40-45 वर्ष की राजनीतिक सेवा के बाद उतने धक्कों की चोट मैं नहीं सह सकती हूँ, तो इसलिए मैं ट्रेन से जाती हूँ। लेकिन जितने गड्ढे और ट्रेन है, अब हमारे महाराज जी जरूर दिल्ली से यहाँ तक कैसे आते होंगे, तो इतने गड्ढे हैं कि हमारे साथ कलीग MLA मिनिस्टर जो होते हैं तो सब यही कहते हैं कि अरे भाई सुबह दौड़ना पड़ा, आज भी जैसे कल से शाम से आए, बहुत से आए ही नहीं आज। तो अरे सड़क तो ठीक कर दो, गंगा साफ नहीं हो रही है, बड़ा काम है, सड़क ही बना दो। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ तक दौरा करती, अरे सड़क बस कोई तो काम कर दो कि रपकती सड़क। जिस समय मैं मंत्री थी, गर्व से कह सकती हूँ, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, लोग रपकती सड़कों पे चल रहे थे। मैं ये नहीं कर रही हूँ पूरे उसमें, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था।
सुबह 9 बजे से मैं फ़ोन कर रही थी रात के 9 बजे तक, हर जगह एक एक अच्छा इंजीनियर भेजा। तो नीयत खराब नहीं हो सकती है, ज़मीन पर तो नहीं काम हो रहा है, धक्के खाती हुई क्यों चल। लेकिन ऐसा नहीं लगता इंदिरा दीदी कि 2 सालों में ही ज़्यादा उम्मीद बांध ले रहे हैं हम इस सरकार से? इसके पहले भी जो सरकार नहीं, देखिए आप लोग स्वयं हिस्सेदार थे, देखिए वहाँ भी बहुत कुछ था जो नहीं हुआ था। नहीं, मैं तब आप ये कह के तो नहीं बच सकते कि सिंगल इंजन सरकार थी। नहीं, देखिए हम बिल्कुल कभी नहीं बचेंगे जी। जब भी हो सरकार की नीयत होती काम करे, अगर काम नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आप करवा नहीं पा रहे हैं। जी, मैंने करवाया है इसलिए ये मैं दावा करती हूँ, और जो करवा नहीं पा रहा है तो फिर वो बातें बड़ी बड़ी अच्छी लग सकती है, नदी की सफाई से लेके सौंदर्यीकरण से लेके, अरे भाई कहाँ है सड़क, और शौचालय को लेके स्वच्छता को लेके इतना शोर मच रहा है। अभी तमाम नगर निगम बने हैं, जो पुराने बने हुए थे उन्हीं में कर्मचारी नहीं थे, और सफाई के लिए कूड़ा उठवा लिया आपने। अरे कूड़ा कहाँ डंप कर रहे हो, उस कूड़े का क्या करोगे? सारी दुनिया में कुछ ना कोई कागज बन रहा है, कहीं बिजली बन रही, कहीं कुछ हो रहा है, उससे पैसा मिलेगा। अभी इस दिशा में हम नहीं बढ़े हैं, केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं, हम अपना भी मूल्यांकन करना चाहिए, हम अपना भी मूल्यांकन करते हैं, हम क्या नहीं कर पाए थे, क्या हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारी बहनें जहाँ खेतों में शौचालय के लिए सुबह उठकर जाती थी, अंधेरे में जाती थी, जानवरों का भी डर होता था, हमने एक मुहिम चलाई कि अब उन्हें ऐसे न जाना पड़े, इसकी बधाई देनी चाहिए, अच्छे काम है ये। लेकिन अब ये हो गया अभी पूरा, ऐसा नहीं कहीं पानी नहीं है, कहीं बहुत सी दिक्कत। मेरे जो अपने निजी अनुभव है, नॉर्थ और साउथ का अंतर, साउथ इंडिया में आप जाइए, मुझे एक मौका मिला था, किसी एक टूर था हमारे विधान परिषद से वहाँ का जी, तो एक जगह रास्ते में रुके, मैं विचार करती रही वॉशरूम में जाऊँ या नहीं। वो इतने छोटे से गांव में छोटी सी उसकी इतना साफ था कि मैं उनकी सफाई देख के सोचा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप ट्रेन में ही चाहिए, हमारे ट्रेन में एसी फर्स्ट और एसी फर्स्ट से भी कोई बड़ा हो, उसका टॉयलेट देख लो, एक बार जाने के बाद आप जा नहीं सकते, बड़ी चिंता करनी पड़ती है कि ये साफ है या नहीं। तो अभी बहुत बेसिक बात, जिस सफाई स्वच्छता को हमने अभियान चला, अच्छी बात है, अभियान चलाते चलाते कुछ के मन में वो बस जाता है, जो कुछ नहीं करते थे वो कुछ करने लगते हैं। लेकिन केवल नारों से संतुष्टि नहीं होगी, जमीन पर दिखा दो, एक ही काम कर दो, सड़क बना दो, एक ही काम कर दो, गंगा साफ कर दो, एक ही कोई एक काम को तो पूरा कर दो। लेकिन उनका आरोप यही है कि आपने इतना बिगाड़ दिया है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ किस्सा तमाम करें समझ में नहीं आता। अब ऐसा है, भारी बहुमत से इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप जानते हैं 57 वर्सेस 11 हैं जी, तो इतने भारी बहुमत से आप बैठे, कहीं आपको अविश्वास की गुंजाइश नहीं, कहीं आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं सरकार गिरने का कोई डर नहीं, तो पूरे ढंग से हमें छोड़ दीजिए, 1957 से पूछ लीजिए, जब मेरे आसपास चलते, खुला बोल रही हूँ मैं, वो भी खुश हो जाएंगे। तो मैं कहती तुम ज़्यादा जीत आए हो, काम नहीं हो रहा कोई, अरे दीदी करके निकल जाते। हर व्यक्ति जो अपनी विधानसभा से जीत कर आया, उसकी जनता उससे कुछ सवाल पूछती है, कभी कभी कंपैरिजन भी करती है। तो प्रश्न ऐसा नहीं समझना चाहिए, कभी कभी संकोच में बहुत सारी बातें अपने मुख्यमंत्री या उन लोगों से नहीं कर पाते लोग, लेकिन जो जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं उनके जनता से किए गए वादे उन्हें पूरे करने पड़ते हैं। जमीन पर काम नहीं उतर रहा है, बस मेरा तो ये कष्ट भी है और बिल्कुल नहीं उतर रहा है ये आपको। हाँ, राजनीतिक रूप से मैं कोई आरोप, जमीन पर काम उतारिए, वो केवल ब्यूरोक्रेसी को करना और आपके इंटेंशन से। लेकिन आपका इतना अनुभव है इंदिरा दीदी, आप ऐसे में क्या सजेशन देना चाहेंगी सरकार को कि किस तरह से आखिर काम करें? क्योंकि ये जो मंच है वो मंच, इसमें ऐसा है कि नेता और सरकार और जनता सबकी सहभागिता होनी चाहिए। से बहुत से लोग बीमार हो जाएंगे, तो आपको हो तो मैं पूरा बीमार बिल्कुल कर दूं। बिल्कुल आपको इजाजत है जी। किसी भी मुख्यमंत्री को 40-40 विभाग पास नहीं रखने, कोई हो, हमारी पार्टी का हो या उनकी, सब विभाग आपके पास है, काम कौन कराए? कौन काम कराए? PWD भी आप रख लोगे, इरिगेशन भी आप रख लोगे, पंचायत भी आप रख लोगे, ये छोटे काम है जो गांव पंचायत का आदमी करता है। तो कामों का बंटवारा होना चाहिए जी। और बड़े बड़े अनुभवी विधायक हैं जो जमीन में चल चल के यहाँ तक कि जिला पंचायत तक के अध्यक्ष अनुभवी है, जो विकास की बारीकी के लिए दीवानगों की तरह दौड़ते, आप उन्हें काम ही नहीं देते। तो काम दीजिए, भरोसा करिए, विश्वास करिए, तो जमीन पर उतरेगा। जमीन पर ये तभी उतरेगा जब ये लालच और ये मोह हम त्याग देंगे कि सर्वशक्तिशाली होकर हम बैठ जाए।
वो एक ही नहीं है, कई हैं। जी बिल्कुल। ये सर्वशक्तिशाली अगर हम बैठ जाए तो जमीन पर काम नहीं उतरेगा जी, और तब शायद जनता से दूरी भी बन जाती है। तो दूरी हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि यही वजह रही कि जनता ने आप लोगों से दूरी बनाई थी? देखिए, इसमें वजह बहुत सारी होती है, इसमें कोई दक नहीं। हमें ये मूल्यांकन करना चाहिए कि हम यहाँ तक क्यों पहुंच गए। मूल्यांकन करना चाहिए और कर लिया है। अब वो यहाँ हम नहीं कहेंगे आपसे, मूल्यांकन तो करते हैं। नहीं, एक नसीहत आप अपनी पार्टी को भी दें जरूर। नहीं, देखिए ना, सही बात है कि रात के 2 बजे तक जग कर ही आपने जनता, पहली बात है जनता की विश्वसनीयता प्राप्त करना, और जनता से हमेशा सच बात कहे, उसको धोखे में मत रखे। और जनता की विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करना, अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करना, ये बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीफ मिनिस्टर बैठे, कोई भी सत्ता में बैठे, और जब इसमें कमी आ जाती है तो ऐसी स्थिति आती है। बिल्कुल। 1 से 10 के पैमाने पे यदि मैं आपको कहूँ कि एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, क्योंकि आप इतनी वरिष्ठ हो गई, तो दरअसल आप देखा जाए तो आप पार्टी और विचारों से ऊपर हैं, एक तरह से गार्डियन हैं इस राज्य के लिए। कितना आप नंबर देंगी इस सरकार को? देखिए, मैं तो प्रिंसिपल भी रही हूँ कॉलेज की जी। अब जरूरी है आपका नंबर। अब नंबर देने का काम मत कराइए, क्योंकि ना मैं निराश करना चाहती। जो अति उत्साह में है जी, और वो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं उसको, तो हम उन्हें निराश नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी अच्छी भाषा में आपसे बहुत सारी बातें कह गए, हम उन्हें भी नहीं कर रहे। हम सदन के अंदर भी इस तरह की हल्की कोई आलोचना नहीं करते। तो नंबर देने का काम ना कराइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी मैं 10 में 0 दे रही हूँ, ये भी नहीं कहूँगी पास कर रही हूँ तो इसलिए छोड़िए। तब ये बड़ी विकट स्थिति है फिर एक स्टूडेंट के लिए। यही है। देखिए, मैं सन 70 से राजनीति में एक्टिव रूप से काम कर रही हूँ, और 74 में ही मैं पहुंच गई थी, और 24 साल उत्तर प्रदेश में रही। उसके बाद अब लगभग ये टर्म खत्म होने पर 15 वर्ष हो जाएंगे जी। तो एक लंबा अनुभव, कई मुख्यमंत्री, और जो भी मुख्यमंत्री के रूप में आता उसको यही लगता मैं यश प्राप्त करूँ और मेरे राज्य में काम हो। और मैंने सभी तरह के मुख्यमंत्री, जो इस समय बहुत से लोग, हरे मुलायम सिंह जी को भी देखा, मायावती जी भी उत्तर प्रदेश में आ गई थी मुजफ्फरनगर कांड के बाद। तो एक से मैंने कहा भाई मुझे बोल लेने दे, तो मैं मायावती जी को बताऊं। और मुझे याद है, अब संसदीय भाषा में मैंने जो कुछ कहना था कहा। तो ऐसे मुझे बहुत सारे अवसर। अभी तक जितना आपका लंबा अनुभव है दीदी, आप जितने लोगों को देखा है, आपके हिसाब से आप कौन ऐसा था जिससे वाकई आप मुतासिर थी, बहुत प्रभावित हुई, और आपको लगा कि ऐसे राजनेता की जरूरत है किसी भी राज्य? देखिए, अगर काम करना किसी से सीखना है, और जो समस्या खड़ी नहीं करता, आत्म प्रशंसा भी नहीं करता, वो एक ही व्यक्ति है जो अब चला गया इस धरती से, नारायण दत्त तिवारी। जिसने काम किया वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। और जब मैं उन्हें नोट भेजती थी कि अब केवल 5 करोड़ रुपए रह गए शेष, बड़े बड़े काम कैसे होते थे, तो वो लिखते थे कि तुम 100 करोड़ की योजना बनवा दो, मैं करवा दूंगा। उनकी भारत सरकार में इतनी शाख थी कि 100 करोड़ की जरूरत थी तो उन्हें मिल जाता था, डबल इंजन की जरूरत नहीं थी। अब डबल ट्रिपल इंजन के बाद भी पैसे नहीं है मेरे पास। इसका उदाहरण भी बता दूं, मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया, बोले साहब ये जो हमारे ये बने रहते इरिगेशन का था, इन्हें उठाने के लिए विधायक निधि से पैसा दे दो। मैंने कहा भाई मैं क्यों दे दूं, मैं नहीं दूंगी, उसमें जहाँ मैं चाहूँगी वहाँ दूंगी। तो उसने कहा साहब बिल्कुल पैसा नहीं है कि ये इतनी जरूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। तो मैंने उससे कहा तुम सरकार के लिए एस्टिमेट बना के दो, मैं सरकार से पास करा दूंगी। लाया नहीं है वो आज तक भी, दे दे, लेकिन मैं ये पैसा तुम्हें नहीं दूंगी। तो अगर एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का आदमी अपनी जरूरी आवश्यकता के लिए पैसा मांगे, उसको कोई सहारा नहीं, मैं ही विधायक थी वहाँ की, तो बेचारा मेरे पास आ गया। मैंने कहा भाई मैं नहीं दूंगी तुम्हें पैसा। तो हमारे अधिकारियों को, चाहे जिले का कलेक्टर हो या चीफ इंजीनियर हो, वहाँ उसे जानना चाहिए क्या आवश्यकता। अगर भेजता होगा तो यहाँ से मिलता नहीं हो, क्योंकि हमें मालूम, चाहे हमारी सरकार हो, हमारे 2 आदमी दिन भर सेक्शन से लेके घूमते रहते थे तो पैसा मिल जाता था, क्योंकि वो हमारा आदमी था। औरों का क्या हाल होता होगा हम इसे भी जानते हैं जी। तो आज भी स्थिति वही है, कहीं ऐसा नहीं कि इतनी सुधर गई हो कि गया और उसमें लिखा होगा अर्जेंट और पैसा मिल जाए, पैसा नहीं मिलता है। और भाई मैं प्रकाश पंत की तारीफ ही कर दूं, जब मैं फ़ोन करती हूँ तुरंत उठाते। मैंने कहा भैया जी एक इंजन अब और चौथा कहाँ से आएगा, 3 तो मिल गए तुम्हें जी। वो भी चुप रहते। बहुत सारी दिक्कत है। तब मैंने सोचा ये जीएसटी लग गया, ऐसा तो नहीं, वैट में तो पैसा सीधा आ जाता था, अब ये कमी नहीं। अभी मैं पूछूंगी एक दिन वित्त सचिव से कि जीएसटी के कारण ये वादा किया था भारत सरकार ने, हम 3 वर्ष तक का घाटा
सहेंगे, बियर करेंगे। जी। तो मैं पूछने वाली हूँ, ये पैसा तुम्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्योंकि जीएसटी से कलेक्शन लगभग ठीक हो रहा है, क्योंकि वैट खत्म होकर जीएसटी के आने पे राज्य सरकारों में, यहाँ से लेकर देश भर की सरकारों ने, मैं भी उन बैठकों में बैठी थी, दिक्कत हुई। तो इसलिए पैसे की कमी, पैसा नहीं है। तो ये 2019 के मद्देनजर यदि मैं पूछूं इंदिरा जी आपसे, अब क्या दिक्कत होने वाली है फिर सरकार को? आप कहाँ देख रही हैं? देखिए, ऐसा है इससे भविष्य, जहाँ तक आपने कहा 2019 ठीक है, मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का सम्मान करती हूँ, मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोलूंगी। और राज्यों के जो मोदी जी बड़े खुशकिस्मत हो गए हैं, लेकिन आजकल मुलायम सिंह यादव भी उन्हें पुनः देखना चाहते हैं, विपक्ष भी उनका सम्मान कर रहा है, पर भविष्य क्या है ये आप जरूर जानना चाहूंगी। यादव एक बहुत अच्छे राजनेता है, मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे राजनेता है, और मैं उनके भी शासनकाल में 2 टर्म रही हूँ और मुझे मालूम, बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब उन्होंने उनके आपसी कारण कहा, अगर वो सचमुच चाहते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, और सचमुच नहीं चाहते और राजनीतिक वार था तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने क्यों कहा, वैसे एक दिन पूछ लूंगी मैं फोन से उनसे कि आपने क्या सचमुच में कहा। तो ये अपनी जगह है। कारण देखिए, चुनाव जनता यदि एकजुट हो जाती है, जैसा प्रतिपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, और चुनाव में सत्ता बनाने वाले राज्य 2-3 ही हैं जी। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है बिहार, और 42 सीटों से ममता का भी राज्य है जी, 42 सीट्स है। अन्य छोड़ दीजिए, 25 सीट, 24 सीट, 23 सीट या हमारी 5 सीट। तो अगर उत्तर प्रदेश और बिहार बिगड़ जाता है तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है, संख्या तो गिरी जाती है। अब संख्या गिर जाती है तो कोई साथ देने आएगा नहीं। अब तक का जो आकलन है, आकलन कर रहे हैं लोग, तो यही मानकर चल रहे हैं कि जो आकलन है सरकार बनाने का, वो पक्ष में नहीं जा रहा है मोदी जी के जी। अब बिल्कुल सब कुछ बदल जाए, मुलायम सिंह जी के पुत्र भी साथ आ जाए, भतीजा और बबुआ भी साथ हो जाए सब, तो हमें नहीं पता। लेकिन आज की स्थिति में जो मतदाता की एकजुटता का आकलन है, मैं उत्तर प्रदेश में लंबा रही हूँ, सबसे मेरा कांटेक्ट है, बात भी करती रहती हूँ। बिहार में लालू जी में जेल में है, पर वो अब भी प्रभावी है जी। उनका बेटा आपको दिखाई देता है, मैं इतनी दूर से ही बता रही हूँ इसे देखकर। और जो सत्ता में बैठा होता है उसे स्वाभाविक है लॉ एंड ऑर्डर सभी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। तो आज की जो वोटों की स्थिति है, यदि प्रतिपक्ष एकजुट हो जाता है तो इस देश में जातिगत समीकरण भी है, क्षेत्रीय समीकरण भी है, वो सब कुछ बदल सकता है। यदि वो समीकरण जुड़ गए जो अभी दिखाई दे रहा है, और 15-20 दिन में और ज़्यादा साफ हो जाएगा जब कैंडिडेट तय करेंगे, तो वर्तमान सरकार का बना रहना मुश्किल है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा एक तरह से चुनौती है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, और सब लोगों को एक जगह बिठाना और एक जगह रखना, ये अपने आप में चुनौती है ना। इन सब के बीच चुनौती इसलिए नहीं है जी कि सब परिवर्तन चाहते हैं, यानी अपनी जगह चाहते हैं। अपनी जगह ढूंढने के लिए कुछ झुककर भी समझौते कर लेंगे, ऐसी मेरी समझ है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश को ही देख रही हूँ, प्रियंका जी के आने से एक बदलाव आएगा, ऐसा नहीं कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी, पर चल जाएगी। अभी वो रात रात भर जग रही, मैं भी देख रही हूँ बड़ी बारीकी से, जो सवाल वो कर रही हैं, जो काम कर रही है देख रही, तो लोगों ने देख लिया किसके वोट काटेंगे। जातिगत होता है ना, सब किसके वोट काटेंगे। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा सबको नुकसान होगा। तो मुझे लगता है वहाँ भी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी के रूप में उभरेगी? ऐसा देखिए, उसकी जो उम्मीद थी एक सशक्त पार्टी के रूप में। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी कल्ट है, हाँ, और व्यक्तित्व तो रहे हैं हमारे, नहीं दुनिया के देशों में भी, तो इसलिए उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्सनैलिटी कल्ट भी काम करेगा और कांग्रेस मजबूत होगी। परिंदा दीदी, बहुत ईमानदारी से मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की बात हो रही है, अभी तक जो राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं लगातार, अभी तक क्या प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का जवाब आप लोग ढूंढ पाए हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी का जवाब प्रियंका गांधी बन पाएंगी व्यक्तित्व के रूप में? देखिए, आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, मेरे जैसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, ये विद्यार्थी को एक कष्ट जरूर होता है। आखिर आडवाणी जी ने रथ यात्राएं करा के आपको जमीन में गाड़ दिया। मुरली मनोहर जोशी प्रोफेसर इलाहाबाद के थे और हमारे कुमायूं के उत्तराखंड के रहने वाले हैं।
जब ये लगे ही नहीं, किनारे लगा दिया गया और आयु निर्धारित कर दी गई। अब जब चुनाव आ रहा है तो कह दिया गया जितने एमपी हो यहाँ के 75 वर्ष से बड़े हो या छोटे हो, तुम ही लोग लड़ोगे चुनाव जी। तो जनता इसमें बोल कुछ नहीं सकती, आंतरिक मामले होते हैं। लेकिन इस उपेक्षा से भी आहत होती है, क्योंकि उस समय में आडवाणी ही वो थे जिनसे ये सब राजनेता जो बैठे वो जुड़े हुए थे सब। किसी को उनका आशीर्वाद ज़्यादा था, किसी को कम था, वो अंदर से आहत है, इसका भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं वो बाहर की ही होती है लड़ाई जी, वो अंदर की भी लड़ाई होती आंतरिक है। लड़ाई और वो भी है। लड़ाई कोई स्वीकार करे न करे, मेरे जैसा आदमी जब आडवाणी जी को यूँ मुंह फुलाए चुप बैठे देखता है तो कष्ट होता है। मेरा कोई रिश्ता उनसे नहीं राजनीतिक ढंग से, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारे यहाँ किसी कोई बुजुर्ग हो गया और उसकी खाना खाती पीती औलादे कर दे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो इसी तरह आडवाणी जोशी जैसे लोगों की उपेक्षा हमारे जैसे लोगों को अच्छी नहीं लगती है। हम उस राजनीतिक दल से कभी नहीं जुड़े रहे। ये उपेक्षाएं भी वक्त पर, आखिर शत्रुघ्न सिन्हा बोल ही रहे हैं, आखिर यशवंत सिन्हा बोल ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो गया आप फला को टिकट नहीं देंगे या फला को आप महत्व नहीं देते। लेकिन ये सब बोली काम करेगी, ये जातिगत समीकरण है जी। वहाँ सिन्हा लोग ही जीतते हैं। बिल्कुल। यशवंत सिन्हा और जब शत्रुघ्न सिन्हा एक हो जाएगी तो वही जीतेगा, इंडिपेंडेंट भी जीत जाएगा। जी, लेकिन जो आंतरिक कलह की बात हो रही है इंदिरा जी, तो जब मैं खुल के बोल रही है बातें। जी 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 बिल्कुल। और ये मंच भी वही है जहाँ पे आप खुल के बोले। आंतरिक कलह की जो बात हो रही है, तो आपके घर में सबसे ज्यादा युद्ध होते रहते हैं, और अभी हमने उत्तराखंड में भी इतनी सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते रहते हैं, सत्ता की भी लड़ाई और आपस में एक दूसरे वर्चस्व की भी हम लड़ाई। ये नहीं कहते हैं कि देखिए सभी राजनीतिक दलों में जी विचारों के उसका नुकसान आपको नहीं होगा? आपको लगता है विचारों का मतभेद? नहीं, विचारों के मतभेद होते रहते हैं जी। उसका नुकसान इसलिए हमें इस समय नहीं हो सकता है कि हम सत्ता में तो बैठे नहीं, एक राजनीतिक दल के रूप में खड़े हैं। उस समय बता दीजिए, जैसे आपने 3 राज्यों के चुनाव देखे, आप समझते हैं वहाँ के मतभेद नहीं थे जी। पर सब मतभेद खत्म हो गए, जनता जुट गई एक साथ और जीत गए। और बड़े महत्वपूर्ण राज्य थे, छोटे राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश तो बहुत पावरफुल मजबूत राज्य था, और इसका जो तीसरा राज्य, इसका तो हमने अंदाज भी नहीं लगाया था। राजस्थान की हवा, राजस्थान की हवा चल रही थी। तो ऐसा ये जो सत्ता में बैठे होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान की आशंका होती है। सत्ता से जो लोग बाहर हैं उन्हें नुकसान के मिल जाते हैं। भाई 4 सीट है, एक में तुम भी लड़ना चाहते हो, लड़ लो। जी बिल्कुल। लेकिन एक शायद इस बात के इशारे मिलने लगे हैं कि 2019 में स्त्री शक्ति बहुत हावी होने वाली है, चाहे वो मायावती हो, ममता हो या प्रियंका गांधी हो। भविष्यवाणी तो क्या उत्तराखंड में इंदिरा जैसे स्त्री शक्ति को हम और हावी देखेंगे? बता रखा तो देखिए, स्त्री तो हमेशा से प्रभावी रही है जी, लेकिन अब भी ये दुर्भाग्य है। मैं अभी ये जो अपराजिता एक हिंदुस्तान ने चलाया था, तो मेरा भी वो पोस्टर लॉन्च करने आए, तो मैंने उन्हें बताया जिस मुहिम को लेकर तुम चल रहे हो, आज भी देश की स्त्री उतनी मजबूत नहीं है। आज भी शराब पीकर उसके साथ अत्याचार होता है, कितनी भी बड़े पदों पर बैठी हो उसे लोग साइड में किनारे फेंक देते। मैं आज भी बहुत संतुष्ट नहीं हूँ कि स्त्री को उसकी शक्ति मिली है। उसे अपने प्रूव करने में एक पुरुष से 10 वर्ष अधिक लगते हैं, तब अगर प्रूव हो जाए तो इनाम दे दीजिए। जैसे आप ही पूछ रही, बहुत अच्छा पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके चैनल में तुम्हें कितना महत्व है, लेकिन मैं ध्यान से सुन रही थी, मुख्यमंत्री से लेकर अपने तक। तो महिलाओं के कई गुण हैं, बड़ी कमिटेड होती है। आप किसी जगह महिला को दे दीजिए, कमिटेड होती, ईमानदार होती, दायित्व के प्रति, रिश्तों के प्रति भी ईमानदार होती हैं, लेकिन आसानी से महिला को नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है ये आगे बढ़ जाएगी, हमारा क्या होगा। जब आरक्षण का सवाल आता है तो हमारी पार्टी में भी हंसी होती, सब पार्टियों में धीरे कि महिला को आरक्षण दे दीजिए। अभी ये मुद्दा आया जी, मैं शायद राहुल जी कह रहे थे जब हमारी पार्टी आएगी तो हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। अब मैं सोनिया जी के पास भी बैठती थी, वो धीरे से हंसती थी, मतलब वो मुझे इशारा देती थी क्या ये सब पुरुष बड़े खुश हैं जी। तो ऐसा नहीं, उस आरक्षण देने में, और मुझे तो एक व्यक्ति ने बैठ के बताया भाई आज मेरी हो गई और कल इसकी आरक्षित हो गई, तो ये तो 20 साल को गई, महिला को देने को तैयार नहीं है जी। तो ये लोग, और खासकर उत्तराखंड तो नारी शक्ति का प्रतीक है, आर्थिक आधार भी उसी का, सामाजिक आधार भी, और ईमानदारी से कार्य करने की क्षमता भी उसी की है। लेकिन वो ये अधिकार छीन के जो ले लेगा उसी को तो मिल जाएगा। ममता ने तो छीन लिया, हमारी पार्टी में थी जी, और मायावती
ने भी अपने ढंग से उत्तर प्रदेश की 2-3 बार मुख्यमंत्री रह के अपने को उस ढंग से सिद्ध कर दिया और डर भी पैदा कर दिया, जाति विशेष का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। तो ममता तो अब भी बैठ गई थी रात भर धरने में, 2 दिन धरने में। तो खैर एनीवे उस दबाव में कोई आए ना आए, अब मैं आजकल ये आकलन कर रही हूँ, वो 42 सीटों में जो 2 मिली थी, क्या वो वापस मिल जाएंगी? मुझे एक साहब ने कहा नहीं मिलेंगी इस बार उन्हें ज़्यादा। अब मैं इसका अध्ययन कर रही हूँ किसी से बात करके और ढंग से कि ममता की 42 सीटें पूरी उसी के साथ चली गई या कुछ बट गई। जी, लेकिन तो, अब एक इंद्र जी और सवाल, जब स्त्री शक्ति की बात चल रही है, आप कितनी खुश हैं उत्तराखंड में स्त्रियों की स्थिति से, और चाहे दलगत और विचारगत से मैं ऊपर होके जानना चाहूँगी कि और कहाँ ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है काम करना? देखिए मैं खुश इसलिए नहीं हूँ, काम जमीन पर नहीं हो रहा है। जमीन पर काम हो, जरूरी नहीं, अरे भाई आप किसी के लिए करना चाहो जमीन पर तो काम करो। हालत क्या, हमारी सड़कों की क्या बुरी हाल है। पर्यटन प्रदेश है और हम रोजगार केवल पर्यटन प्रदेश से दे सकते हैं। बहुत बुरा हाल है, सड़क से कोई चल के आना नहीं चाहता। हवाई जहाज अभी उड़ान किया है, मैं बड़ी खुश हूँ ये उड़ान हो जाए पूरा, लेकिन उसकी क्या दिक्कत है? एक ही दिन यहाँ से पिथौरागढ़ उड़ान हो रहा था, उसकी खिड़की खुल गई जी, 9 लोग थे, बच गए मरने से, उसे हम सदन में उठा रहे हैं। तो आपने ऐसी कंपनी क्यों छाटी और उस कंपनी को क्या अब तक दंड दिया आपने? अरे असुरक्षित महसूस करेगा, डरेगा। मैं बहुत से ऐसे एमएलए और राष्ट्रीय नेताओं को जानती हूँ जो हवाई जहाज में बैठने से डरते हैं, खिड़की खुलने के बाद तो बैठेंगे ही नहीं जी। तो जमीन पर काम उतरना चाहिए, और जमीन पर उतरा हुआ काम सबको दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता। जब अच्छा होगा तो आप ना भी चाहें अच्छा कहना तो अच्छा होता है। अच्छा काम जब दिखाई देता है तो लोग तारीफ करते हैं। तो काम जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा, सबको नहीं दिखाई दे रहा है अगर, तो परिणाम फिर पक्ष में नहीं आएंगे, वो उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। लेकिन एक जब आपसे मैं बात करूँ, लगातार आपके अनुभव के बारे में सोच रही हूँ कि इतना पुराना, इतना लंबा अनुभव आपका, बहुत आसान नहीं रहा होगा आपका सफ़र भी। कोई ऐसा मुकाम जो इस वक्त इस मंच पे आप बताना चाहें जो आपके जहन में भी ताज़ा है और जो बहुत एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है आदमी, फिर उसे कोई मुकाम नहीं चाहिए होता जी, यही मुकाम चाहिए होता है, लोग उसे जाने। कोई एक ऐसा वक्त जो जिसमें आपको लगा कि शायद मैं एक सही व्यक्ति, हाँ लगता है कभी कि अगर हम यहाँ बैठे तो हम क्या क्या करते, ये हमेशा होता है। ये हमेशा आदमी मन में सोचता है, क्योंकि इस प्रदेश को आप पर्यटन प्रदेश बना जाएंगे तो नौकरी, रोजगार, पैसा सब मिल जाएगा। आखिर दुनिया के और देशों में हम जानते हैं क्या है, स्विट्जरलैंड या दूसरे, उत्तराखंड से कम खूबसूरत है। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है। हम इसे अगर पर्यटन प्रदेश बना दें, अपनी नदी संभाल लें, अपना पानी संभाल लें, अपना बर्फ संभाल लें, तो इसमें पैसा भी है, व्यापार भी है, पर्यटक भी। आप क्या पर्यटक नहीं आता? हवाई जहाज नहीं आएगा। कॉर्बेट पार्क है, इतना आदमी बाहर का आता है, इसका अंदाज यहाँ के पर्यटन विभाग को निकालना चाहिए क्या है। फिर भी विदेशी नहीं आता आपके यहाँ, सुविधा नहीं, हवाई जहाज नहीं है। हवाई यात्रा होगी तो आएंगे, पैसा आपको देंगे। तो केवल एक काम करे यहाँ की सरकार, जो भी बने, कि वो इसे पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करे। हवाई सेवा है, रेल सेवा। रेल सेवा क्या है? हम जिस ट्रेन से जाते हैं हल्द्वानी, उसका आधा डिब्बा फर्स्ट क्लास है, उसके कंबल को आप कभी नहीं ओढ़ेंगे, मैं तो नहीं ओढ़ती जी, मैं औरों को भी राय देती हूँ मत ओढ़ना। तो उसका कंबल नहीं ओढ़ सकते। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी मुझे रेल मंत्री आमने सामने मिल जाए तो मैं कह दूंगी तुमने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बोगी टीवी में दिखाई, हमने कहा काश हमें भी मिल जाती है ऐसी, तो वो नहीं मिल रही क्योंकि देश तो इतना बड़ा है, तमाम ट्रेन चलती है। तो हम ट्रेन सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा रहे, हवाई जहाज सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा रहे, तो पर्यटक कैसे आए? कैसे? पर्यटक को बुलाइए, लाइए, रोजगार ही रोजगार है, पैसा ही पैसा है, ये करिए, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 70 सालों के इतिहास में बहुत कुछ तो आप लोगों के भी हाथ में था। हमें देखिए 70 साल फिर आप अपना दामन कैसे बचा सकते? हम नहीं बचा रहे। 70 साल पहले यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, सुई सब कुछ बाहर से आता था, और 70 साल में सब कुछ देश में बनने लगा। वो इन 4 सालों में नहीं बना, बन रहा था। भिलाई हो चाहे हो, जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक उसकी स्थापना की। ये BHEL वगैरह जो आपके देहरादून हरिद्वार में, ये उस समय जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की। तो 70 साल बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आगे आया। मोदी जी को अवसर मिला, उन्होंने मेक इन इंडिया क्या कहा है, अब मेक इन इंडिया का ही सामान आने लगे तो बहुत फर्क पड़ेगा पैसे का। तो
ये नहीं, 70 सालों में सुई भी नहीं बनती थी। अब यहाँ हवाई जहाज भी बनने लगे, मारक विमान भी बनने लगे, सब कुछ बनने लगा। तो हमें गर्व है उन 70 सालों पर भी। बिल्कुल। लेकिन मोटे तौर पर आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने उन सब योजनाओं का नाम दिया, मेक इन इंडिया दिया, स्टार्टअप इंडिया दिया, बेटी बचाओ, स्वच्छता, इन सभी योजनाओं से आप वैचारिक रूप से सहमत हैं? देखिए, कौन इस बात से सहमत नहीं होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सब सहमत होंगे जी। पर आज भी बेटी की क्या स्थिति है, आप महिलाएं आप खूब जानते हैं जी। क्या हर रोज दिल्ली की सड़क एनसीआर हो या देश का कोई कहना है? आज छोटी सी बच्ची, 6 महीने की बच्ची और 6 साल की बच्ची की बलात्कार की घटनाएं सुनकर क्या लगता है हमें और आपको? अपने बच्चों को संभाल कर रखना। बहुत अच्छे नारे हैं, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि बेटी को महत्व दो, ऐसा ना हो जन्म से पहले ही बेटी की मृत्यु हो जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा नारा है, इस पर कार्य होना चाहिए, सब हम सहमत हैं, क्योंकि बेटी के रूप में ही हम और आप आगे बढ़े हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं 6 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, आज भी महिला सुरक्षित नहीं अकेले जा सके जी। तो इन परिस्थितियों में नारों से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतारने के लिए कितने सख्त कानून आप बना रहे हैं, उससे काम चलेगा। बनाइए सख्त कानून, सारा देश साथ खड़ा हो जाए। यानी देश को अभी नारों की नहीं सख्त कानून की जरूरत, सख्त कानून की जरूरत है। और इसके अलावा मैं चाहूंगी यहाँ पे कुछ सवाल लोगों के पास भी हैं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मनोज इस्टवाल है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना था, अब वही बात विपक्ष में आ गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक सवाल हुआ और वो चलते बने। हमसे पूछते रहे, नहीं जाएंगे बिना। पिरोल की तो बात हो रही थी, लेकिन जो उत्तराखंड के सारे खेत बंजर हो गए, गांव उजड़ गए, चकबंदी करते करते लोग मर गए, कोई विधेयक पास नहीं होता। आप स्वरोजगार के लिए ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, ग्रामीण पर्यटन की शर्तें इतनी टेढ़ी कर दी कि कोई भी जो ग्रामीण स्तर का आदमी है वो उस रोजगार से जुड़ नहीं पा रहा। क्या विपक्ष इन मुद्दों को ये सदन में सोमवार तक उठाने की बात करेगा या कुछ करेगा? सोमवार को ही हम एक सवाल ला रहे हैं कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कि जितने जानवर हैं, जितने आवारा पशु हैं, वो वहाँ की खेती खाए जा रहे हैं। आखिर क्या व्यवस्था इसकी हम कर रहे हैं? कैसे पलायन ना हो, लोग कैसे अपने गांव के अंदर रहें? और जहाँ चकबंदी का सवाल है, स्वयं चकबंदी के लिए नारा चला, कुछ जगह सफल भी हुआ, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तो जो पशु खाए जा रहे हैं उसका कोई मुआवजा देने वाला नहीं। सब पशु आप मार भी नहीं सकते, उसके लिए वन विभाग के नियम है, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक बंजर जमीनें, अभी जो कहा जा रहा था वो भी आपको जरा बता दूं, ये जो बंजर जमीनें, कई करोड़ की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि इस पर सोलर बिजली देंगे। वो सोलर बिजली आपको नहीं मिलने वाली उन टेंडर में, वो तो अडानी जी वो सोलर बिजली देंगे। अच्छी बात है, वो ही दे, कम पैसों में दे, मुफ्त दे, वो आपको नहीं मिलने वाला उसका टेंडर आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे। तो जो बंजर जमीन बसाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें सोलर बिजली लगा दो, वहाँ के गांव के लोगों को फ्री दो या कुछ कम पैसों में दो, तो ऐसी ही व्यवस्था करा दीजिए। वो किसी छोटे आदमी वो टेंडर ले कहाँ से पाएगा जो उसकी सिक्योरिटी जमा करनी होती है? पर वो कोई और सवाल? मैं अभी बिहार की बात सुन रहा था। बिहार की चिंता के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में शरद यादव जी हैं और और लोग हैं। पहले हम बात करेंगे आगरा खाल, ब्यासी और काठगोदाम से ऊपर के हिस्से की। इसमें आप कितना बदलाव देखते हैं? आप सत्ता में रही हैं और बहुत प्रमुख नेता हैं। 1975 से उत्तर प्रदेश को आपने बहुत नज़दीक से देखा, और आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? इनके पास चार धाम सड़क है, आपके पास आगे क्या विजन है? और जो आराकोट से लेकर अस्कोट तक का ऊपर का जो इलाका है हमारा, उसके लिए कांग्रेस किस रूप में देखती है? क्या हम लोग 18 वर्षों से ऐसे ही रहेंगे? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप जो जानना चाह रहे हैं ये सही है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र सड़क से, पानी से, योजनाओं से वंचित रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
कारण उसका योजना बनाना और योजना को स्वीकार करना। जो सरकारी योजनाएं थी वो बहुत फलीभूत नहीं हुई। ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं हुई, एस्कोर्ट से लेकर आरा कोर्ट तक काम सब जगह किया गया। और पर्वतीय विकास मंत्रालय भी रहा, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी काम किया गया। लेकिन ये सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं कम विकास हो पाया, इसीलिए पलायन हुआ। स्कूलों की दृष्टि से पलायन हुआ, सुविधा की दृष्टि से पलायन हुआ, रोजगार की दृष्टि से पलायन हुआ। ये सही है। केवल एक ही तरह पर्वतीय क्षेत्र विकसित हो सकते हैं, वो है पर्यटन की संभावनाएं। केवल उत्तराखंड को पर्यटन राज्य घोषित कर दीजिए। केवल घोषित करने से काम नहीं चलेगा, पर्यटन की सुविधाएं दी। छोटे छोटे स्थानों के भी पर्यटन प्रदेश बनाया जा सकता है। दुनिया के देशों में जाकर देखिए, पर्यटन से ही उनकी सबसे बड़ी आमदनी है, रोटी भी है, रोजी भी है, नौकरी भी है। तो पर्यटन प्रदेश बनाकर ही हम उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं, तभी वो सब सुविधाएं दे सकते हैं। आय के साधन होंगे तभी व्यय भी किया जा सकता है, केवल खाली व्यय नहीं कर हो पाता है। तो ये स्थितियाँ हैं। वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से रही तब हिल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, जब उत्तराखंड में आई तब भी हेमवती, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी बने। ये सब पहाड़ के ही रहने वाले थे, इन्हें पहाड़ की बारीकी से ज्ञान था और जो कुछ किया जा सकता था किया गया। सारे मैदानी अधिकारी दौड़कर पहाड़ में नियुक्ति के लिए आते थे, मैं आज भी जानती हूँ, उनके चेहरे दिखते थे। क्यों? यहाँ पैसा आएगा, हमारी आमदनी होगी। सेवा की दृष्टि से नहीं आए। इस व्यवस्था को हमें सबको सुधारना होगा। आगे भैया जब सरकार में आ जाएंगे तब आप मिलिएगा, आपकी राय सुनेंगे, तब वैसा ही करेंगे। अभी तो हम विपक्ष में हैं। एक आखिरी सवाल गोविंद जी से। एक सवाल मेरा आपसे है, व्यक्तिगत सवाल है कि आपका जो बचपन से आपका जो अपना व्यक्तिगत जीवन रहा है वो बड़े संघर्ष का जीवन रहा है। आज इतने लगभग 45 साल के राजनीतिक जीवन के बाद राजनीतिक तौर पर कोई कसक आप महसूस करती हैं क्या? और इसी के साथ एक सवाल और है, आपने कहा था कि उत्तराखंड के विकास की सबसे बड़ी समस्या जो है वो खजाने की का खाली होना है। क्या सिर्फ यही समस्या है या हमारे जो राजनेता हैं उनका चिंतन और जो जिस दिशा में उत्तराखंड के विकास के लिए सोचा जाना चाहिए था वैसे सोचा ही नहीं गया? सही है आपकी बात। केवल शुरू से ही जब से मैं विधायक के रूप में या अन्य रूप में पहाड़ में रहती हूँ, तो एक ही चिंतन के साथ मैं गाड़ी में 5 घंटे 6 घंटे चलती थी कि हम समाधान तभी निकाल सकते हैं जब इसे हम पर्यटन प्रदेश, मैन मेड ब्यूटी एंड मैन मेड वो खूबसूरती यहाँ लाएं, तभी हम इसे पर्यटन प्रदेश बनाकर पैसा कमा सकते हैं। सब्जी वाला भी कमाएगा, गाड़ी वाला भी कमाएगा, रिक्शा वाला भी कमाएगा, टांगे वाला भी कमाएगा और साइकिल वाला भी कमाएगा। ये नहीं हो पाया। और अपने ढंग से मैं बहुत सारी इमेजिनेशन अपने मन में लेके चलती थी। अब वो बहुत व्यक्तिगत बातें जिन्हें कह नहीं रही हूँ। कसक कोई नहीं, कसक एक है कि हम पर्यटन प्रदेश के रूप में सरकार में रहने के बावजूद, और हमें तो ये भाग्यशाली थे, हम प्रथम निर्वाचित सरकार में नारायण दत्त तिवारी जैसा व्यक्ति मिला जिसे पैसे की कमी नहीं रही। वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह रहे, उनके फ़ोन से ही पैसा मिल जाता था। तो उनकी शाख थी, उनकी शाख पर पैसा मिलता था, वो दिक्कत नहीं रही। लेकिन फिर भी काम मैं कई उन्हें उदाहरण देती थी, आज मैं फला जगह से आ रही थी, बड़ा बुरा हाल है वहाँ का, वो उसी समय फ़ोन करते थे। पर नहीं, हम व्यवस्था नहीं सुधरी तब भी कि हम पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्था सुधार पाए। कड़ी मेहनत करनी होगी और एक सरकार को अगर उसके पास इमेजिनेशन और विजन है, उसे 10 वर्ष का समय मिलना चाहिए। जरूरी नहीं 5-5 वर्ष, 2.5 वर्ष में सरकार बदल दो। उत्तर प्रदेश में तो 2-2 वर्ष में बदल जाती थी, हमें पता है, लेकिन अब ये जनता अपनी सुविधाओं के हिसाब से देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हृदय जी, आपने जो सजेशंस दिए हैं, जो आपने विचार रखे हैं, जाहिर सी बात है कि सारे विचार राज्य की भलाई के लिए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। एपीएन दर्पण में ये जो सिलसिला है बातचीत का, एक दूसरे को जानने का और ख़ासकर एक दूसरे से ज़्यादा राज्य के विकास के राह को पहचानने का, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी, हमारे राजनीतिक सलाहकार, संपादकीय सलाहकार गोविंद पंत राजू जी इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और
आप एपीएन दर्पण में आने वाले वक्त में ये भी देखेंगे कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की साहित्य, यहाँ की सियासत, यहाँ की जनता आखिर कितना हिस्सा अपना समझती है उत्तराखंड के विकास में और कितनी संतुष्ट है, ये सब कुछ जांचेंगे। एपीएन दर्पण में एक छोटा सा ब्रेक।